अब हम लोग बात करते हैं फ्रीडमैन सैवेज परिकल्पना, फ्रीडमैन सैवेज हाइपोथेसिस की। अनिश्चितता और जोखिमपूर्ण स्थितियों में उपभोक्ता के व्यवहार का एक नवीन और यथार्थ चित्रण हमको फ्रीडमैन सैवेज परिकल्पना या फ्रीडमैन सैवेज हाइपोथेसिस में मिलता है। फ्रीडमैन तथा सैवेज ने स्पष्ट किया कि जब कोई व्यक्ति बीमा की पॉलिसी लेता है तो वह जोखिम से बचने के लिए भुगतान करता है, परंतु जब वह लॉटरी का टिकट खरीदता है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जोखिम उठाता है। कुछ लोग बीमा कराने तथा जुआ खेलने दोनों में एक साथ संलग्न होते हैं और वे इस प्रकार जोखिम से बचने का भी प्रयास करते हैं और जोखिम उठाते भी हैं। फ्रीडमैन तथा सैवेज ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति बताती है कि लोग एक ही समय पे बड़ा जटिल, कॉम्प्लेक्स और विरोधी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। एक और जुए लॉटरी में संलग्न होकर जोखिम उठाते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, रिस्क लवर्स होते हैं, और दूसरी ओर बीमा करा के जोखिम से बचते हैं, रिस्क एवर्टर्स होते हैं। फ्रीडमैन सैवेज ने बर्नौली के इस विचार को अस्वीकार किया कि आय के सभी स्तरों के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ह्रासमान होती है। फ्रीडमैन सैवेज ने बर्नौली के इस विचार को अस्वीकार किया कि आय के सभी स्तरों के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ह्रासमान होती है। उन्होंने एक अधिक व्यवहारिक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसके अनुसार अधिकतर लोगों के लिए आय के एक निश्चित स्तर तक मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती है, आय के माध्यमिक स्तरों पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है और आय के अत्यधिक स्तरों पर यानी कि आय के ऊंचे स्तरों पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता पुनः घटती है। इस परिकल्पना के साथ जोखिम उठाने वाले, रिस्क टेकर्स तथा जोखिम से बचने वाले, रिस्क अवर्टर्स, ये व्यक्ति के एक साथ व्यवहार को, ऐसे व्यक्तियों के एक साथ व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। अब हम चित्र में देखें तो OY1 आय स्तर तक, OY1 आय स्तर तक मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती है। आय के इस निचले स्तर पर, कम स्तर पर विवेकवान व्यक्ति जुए या लॉटरी में संलग्न नहीं होना चाहेगा, चाहे लॉटरी एक श्रेष्ठ लॉटरी ही क्यों ना हो। इसी प्रकार जब आय Y2 से अधिक होती है तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता पुनः कम होती है। मुद्रा OY2 पर, मुद्रा के स्तर OY2 पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता R2Y2 है, जबकि OY3 पर यह घटकर R3Y3 हो जाती है। इस आय स्तर के लोग भी जोखिम से दूर रहना चाहेंगे, क्योंकि एक लॉटरी को हारने पर, क्यों जोखिम से दूर रहना चाहेंगे? क्योंकि एक लॉटरी को हारने पर
उपयोगिता की हानि जीतने पर उपयोगिता के लाभ की तुलना में अधिक है, इसलिए दूर रहना चाहेंगे। व्यक्ति आय के माध्यमिक स्तर Y1 Y2 पर कोई जोखिम उठा सकता है। व्यक्ति आय के माध्यमिक स्तर Y1 Y2 पर कोई जोखिम उठा सकता है और कोई जोखिम उठाना चाहेगा, चाहे लॉटरी खरीदकर या जोखिम वाले बीमा में या और चीजों में निवेश करके। इस Y1 Y2 स्तर में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, अतः लॉटरी जीतने पर उपयोगिता में वृद्धि, लॉटरी हारने पर उपयोगिता में कमी की तुलना में अधिक होगी। अतः लॉटरी जीतने पर उपयोगिता में वृद्धि, लॉटरी हारने पर उपयोगिता में कमी की तुलना में अधिक होगी। अतः मध्य आय स्तर Y1 Y2 में आने वाले लोग जोखिम उठाना चाहेंगे, जिससे कि वे जुए या लॉटरी में संलग्न होकर जुए या लॉटरी से कम समय में अधिक लाभ कमा सकें। यह भी देखा गया है कि किसी एक आर्थिक सामाजिक समूह में, किसी एक इकोनॉमिक और सोशल स्टेटा में रहने वाले लोग, किसी एक आय वर्ग और एक सामाजिक स्थितियों में रहने वाले लोग, जैसे कि उच्च आय वर्ग के लोग, मध्य आय वर्ग के लोग या निम्न आय वर्ग के लोग, ऐसे विभिन्न आय वर्गों के लोग जोखिम के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं रखते। ऐसे लोग जोखिम के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं रखते। एक ही आय वर्ग में जहां कुछ व्यक्ति जुए तथा जोखिम के प्रति सशक्त पसंदगी रखते हैं, बड़ी स्ट्रांग प्रेफरेंस रखते हैं, वहीं कुछ अन्य व्यक्ति बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाना चाहते। फ्रीडमैन सैवेज परिकल्पना के अनुसार, फ्रीडमैन सैवेज हाइपोथेसिस के अनुसार, निम्न आय वर्ग के लोग और उच्च आय वर्ग के लोगों में जोखिम के चुनाव से दूर रहने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात फ्रीडमैन सैवेज परिकल्पना के अनुसार निम्न आय तथा उच्च आय वर्गों के लोग जोखिम के चुनाव से दूर रहना चाहते हैं। अपने निर्णय में वे बीमा पॉलिसी पसंद करते हैं, वे बीमा पॉलिसी खरीद सकते हैं। एक ही समय में वे जोखिम उठाने वाले और जोखिम से बचने वाले हो सकते हैं। इसके साथ ही एक इसी दृष्टिकोण पर अन्य विचार हमारे सामने आता है जो इससे थोड़ा अलग है, जिसको हम मार्कोविट्ज परिकल्पना या मार्कोविट्ज हाइपोथेसिस कहते हैं। अब तक हमने देखा कि जो बर्नौली परिकल्पना थी, बर्नौली हाइपोथेसिस, न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न उपयोगिता सूचकांक, न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न यूटिलिटी इंडेक्स, NM यूटिलिटी इंडेक्स, और फ्रीडमैन सैवेज हाइपोथेसिस, ये तीनों ही, आई रिपीट, बर्नौली परिकल्पना, बर्नौली हाइपोथेसिस, एक, न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न यूटिलिटी इंडेक्स, दो, और फ्रीडमैन सैवेज हाइपोथेसिस, तीन, ये तीनों ही आय के निरपेक्ष स्तर पर निर्भर करती हैं। ये तीनों ही डिपेंड करती हैं एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम पर। मार्कोविट्ज ने इसके विपरीत धारणा प्रस्तुत की। मार्कोविट्ज ने इसके विपरीत धारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि मौद्रिक आय की सीमांत उपयोगिता निरपेक्ष आय स्तर से संबंधित नहीं है, बल्कि मौद्रिक आय के स्तरों में परिवर्तन से संबंधित है।
मार्कोविट्स ने इसके विपरीत धारणा प्रस्तुत की और कहा कि मौद्रिक आय की सीमांत उपयोगिता निरपेक्ष आय स्तर से संबंधित नहीं है, बल्कि मौद्रिक आय के स्तरों में परिवर्तन से संबंधित है। मार्कोविट्स परिकल्पना के अनुसार आय के दिए स्तर पर किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी एक समय बिंदु पर आय का जो दिया हुआ स्तर है, वहां से अगर आय के स्तर में अल्प वृद्धि की जाए तो आय में अल्प वृद्धि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को बढ़ाती है, जबकि मौद्रिक आय की अत्यधिक वृद्धि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को घटाती है। इन्हीं कारणों से आय के उच्च स्तरों पर लोग उचित दांव और बाजी, फेयर बेट्स लगाने या जुआ खेलने के इच्छुक नहीं होते, जबकि जिन आय वर्गों में या जिन लोगों की आय धीरे धीरे बढ़ रही होती है, जिनकी आय कम है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है, वे अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए जुआ खेलते हैं। इसके विपरीत आय के एक स्तर से आय में अल्प कमी होने से आय की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, परंतु आय में होने वाली बड़ी मात्रा की कमी से आय की सीमांत उपयोगिता घटती है। और यही कारण है कि लोग अगर ये देखते हैं कि थोड़ा लॉस होगा, थोड़ी हानि होगी, तो थोड़ी हानियों के विरुद्ध बीमा कराते हैं, परंतु जहां भी बड़ी हानियों की संभावना होती है, वहां उसके विरुद्ध वे जुआ खेलते हैं, बेट लगाते हैं। दिए गए चित्र में स्पष्ट है, मार्कोविट्स परिकल्पना के संदर्भ में चित्र बताता है कि R1, R0 तथा R2 ये तीन नति परिवर्तन बिंदु हैं। ये तीनों इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वक्र के 4 हिस्से हैं। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वक्र के 4 हिस्से हैं। AR1 एक, R1 R0 दूसरा, R0 R2 तीसरा और R2B चौथा। इसके विपरीत हम देख सकते हैं पुराने चित्र में कि फ्रीडमैन सैवेज हाइपोथेसिस में फ्रीडमैन सैवेज परिकल्पना के अनुसार जो वक्र दिया हुआ था उसमें 2 नति परिवर्तन बिंदु थे और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वक्र के 3 हिस्से थे। यहाँ 3 नति परिवर्तन बिंदु हैं और वक्र के 4 हिस्से हैं। अब चित्र को देखें। मार्कोविट्स परिकल्पना के अनुसार आय के हिस्से Y1 तक और Y0 से Y2 तक मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, जबकि आय स्तर Y1 से Y0 और Y2 से अधिक आय के स्तरों पर सीमांत उपयोगिता घटती है। चूंकि आय में अल्प वृद्धि मौद्रिक आय की सीमांत उपयोगिता को बढ़ाती है, परंतु आय की अधिक वृद्धि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को घटाती है, इसीलिए व्यक्ति छोटी बाजी लगाने को तैयार होता है, परंतु
ऐसी बाजी लगाने को तैयार नहीं होता जिसमें बड़ी मुद्रा लगानी पड़े, जिसमें बड़ी मुद्रा को लगाना पड़े। चूंकि आय में अल्प वृद्धि मौद्रिक आय की सीमांत उपयोगिता को बढ़ाती है, परंतु आय की अत्यधिक वृद्धि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को घटाती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति छोटी बाजी लगाने को तो तैयार होता है, परंतु ऐसी बाजी लगाने को तैयार नहीं होता जिसमें बड़ी मात्रा में मुद्रा लगानी हो। इसके बिल्कुल अलग, इसके बिल्कुल विपरीत, मौद्रिक आय में अल्प कमी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को बढ़ाती है और मौद्रिक आय की अधिक कमी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को घटाती है। इसके विपरीत मौद्रिक आय की अधिक कमी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को बढ़ाती है। इसके विपरीत मौद्रिक आय की अल्प कमी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को बढ़ाती है, जबकि मौद्रिक आय की अधिक कमी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को घटाती है। ऐसे में व्यक्ति छोटी हानियों से बचने के लिए, ऐसे में कोई भी व्यक्ति छोटी हानियों से बचने के लिए बीमा करवाना चाहेगा, जबकि जहां बड़ी मात्रा में हानि होने की संभावना हो, जबकि जहां बड़ी मात्रा में हानि होने की संभावना हो, वो बीमा करवाने के इच्छुक नहीं होंगे। इस विश्लेषण, इन बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्कोविट्ज परिकल्पना फ्रीडमैन सैवेज परिकल्पना के ऊपर एक सुधार है, एक इम्प्रूवमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति की निरपेक्ष आय के स्थान पर उसकी वर्तमान आय पर ध्यान दिया गया है। मार्कोविट्ज परिकल्पना में यह स्पष्ट है कि व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, दांव लगाने के संदर्भ में उनके व्यवहार में एक समानता दिखती है, जो आय के स्तरों में परिवर्तन पर निर्भर करती है। ये एक विश्लेषण है जो शुरू होता है सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स से और फ्रीडमैन सैवेज हाइपोथेसिस और मार्कोविट्ज तक आता है। अब अनिश्चितताओं की, अनसर्टेनिटीज और रिस्क की पोजीशन में हम लोग एक और बात का विश्लेषण करते हैं। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर इन द सिचुएशन ऑफ रिस्क? जोखिम की स्थितियों में एक उपभोक्ता का दृष्टिकोण क्या होता है? जोखिम क्या है और अनिश्चितता क्या है, रिस्क क्या है और अनसर्टेनिटी क्या है, ये दोनों बातें अलग हैं। जैसे जोखिम, रिस्क को हम डिफाइन करें तो जोखिम वह स्थिति है जहां किसी एक निर्णय के एक से अधिक संभावित परिणाम होते हैं। आपने कोई डिसीजन लिया, उसका एक सर्टेन रिजल्ट नहीं है, बल्कि उसके एक से अधिक संभावित परिणाम होते हैं, और जो भी परिणाम होंगे, प्रत्येक संभावित परिणाम की एक प्रायिकता होगी जो ज्ञात होती है। कोई भी आप डिसीजन लेंगे, उसमें 5 परिणाम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, और हर तरीके के परिणाम के होने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। पहली चीज़ होगी तो उसकी प्रत्याशा इतनी है, दूसरी होगी तो उसकी प्रत्याशा इतनी है, इस प्रकार से यह ज्ञात होता है। हम सब लोग जानते हैं कि एक सिक्के को अगर उछाला जाए, एक फेयर कॉइन को अगर उछाला जाए, तो हेड आएगा या टेल्स आएगा, यानी कि 2 संभावनाएं होंगी।
और प्रत्येक संभावना के होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी, 1/2 होगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अगर दो संभावनाएं हैं, सिक्का उछला गया तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 0.5 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 0.5। तो रिस्क जोखिम की वह स्थिति है जहां किसी एक निर्णय के एक से अधिक परिणाम होते हैं, लेकिन जो भी परिणाम होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी पता होती है। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। गणनावाचक तथा क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत में पूर्ण निश्चितता एवं जोखिम रहित चुनाव होता है। न्यू क्लासिकल थ्योरी की बात। जब हम कार्डिनल यूटिलिटी या ऑरिजिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, मार्शल की और हिक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो भी चुनाव होता है वो चुनाव निश्चितता की स्थितियों में है। न ही उन चुनावों में कोई अनिश्चितता है और न ही उन चुनावों में कोई जोखिम है। निश्चितता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें केवल एक परिणाम निहित होता है, केवल एक रिजल्ट होता है और वही घटित होता है। जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट का रेट 10% है, तो निश्चित है कि साल के अंत में आपने जितना भी पैसा जमा किया है उस पैसे पर 10% ब्याज के साथ में धनराशि वापस मिलेगी। अनिश्चितता वह स्थिति है, अनसर्टेनिटी वो पोजीशन है, वो सिचुएशन है जहां एक निर्णय के कई संभावित परिणाम होते हैं, परंतु ऐसे परिणामों की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ज्ञात नहीं होती। अनिश्चितता वह स्थिति है जहां एक निर्णय के कई संभावित परिणाम हो सकते हैं, लेकिन उन परिणामों की प्रोबेबिलिटी, संभाविकता या प्रायिकता ज्ञात नहीं होती। और इसका कारण सूचनाओं का ज्ञान ना होना, अनुभव ना होना, कॉग्निटिव कैपेबिलिटी, सीमित क्षमता, परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। वो ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की पोजीशन नहीं है, हाइपोथेटिकल, सारा ज्ञान नहीं होता। और इसी की वजह से प्रायिकता इसीलिए ज्ञात नहीं होती क्योंकि सभी सूचनाएं नहीं प्राप्त हैं, सब कुछ नहीं जानते। ऐसी स्थितियों में निर्णय अति स्थितियों में निर्णय के संभावित परिणाम भी ज्ञात नहीं होते। अब रिस्क और अनसर्टेनिटी में से जोखिम की माप कैसे की जाती है? एक इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया लेके, एग्जाम्पल लेके इस बात को हम देखते हैं। मान लिया कि दो निवेश परियोजनाएं हैं, दो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए और दूसरा है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बी। दोनों परियोजनाओं ए और बी के 3 संभावित परिणाम हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो चाहे ए हो या बी हो, दोनों में 3 संभावित परिणाम हैं, 1, 2 और 3। और तीनों परिणामों के होने की प्रोबेबिलिटीज, तीनों परिणामों के होने की प्रायिकताएं दी हैं 0.25, 0.50, 0.25, 0.25, 0.50, 0.25 जोड़ दीजिए 1। जो तीनों संभावनाएं हैं 1, 2 और 3, उनके प्रदेयक या उनकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हैं क्रमशः 6 करोड़, 5 करोड़ और 4 करोड़। ये बात
ये वैल्यूज एक परियोजना की, पहली परियोजना के लिए तीन संभावनाओं में जो प्रदेयक है वो ए के लिए, परियोजना ए के लिए 6 करोड़, 5 करोड़ और 4 करोड़ के, जबकि परियोजना बी के लिए ये प्रदेयक, ये वैल्यूज 8 करोड़, 5 करोड़ और 2 करोड़ है। हम कह सकते हैं कि पहली परियोजना ए के संदर्भ में ये तीन वैल्यूज x1, x2 और x3 हैं, जिनकी वैल्यू 6 करोड़, 5 करोड़ और 4 करोड़ है, और प्रोबेबिलिटीज 3 है, P1, P2 और P3 0.25, 0.50 और 0.25। जब कभी भी अनिश्चितताओं की स्थिति होती है, ये गेम थ्योरी में भी मैंने आपको बताया है, तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। निश्चितताओं की स्थिति की बात अलग है। अनिश्चितताओं की स्थिति में जहाँ मिक्स स्टडी का गेम था, हम जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे मैक्सिमाइजर या मिनिमाइजर के लिए, वो क्या थी? एक्सपेक्टेड वैल्यूज। यहाँ पर भी अनिश्चितताओं की स्थितियों में हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज को निकालेंगे। तो मूल्यांकन करने के लिए जब हम प्रत्याशित मूल्य को निकालते हैं तो परियोजना ए का प्रत्याशित मूल्य क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए क्या होगी? P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 प्लस P3 इंटू x3, यानी कि 0.25 इंटू 6 प्लस 0.50 इंटू 5 प्लस 0.25 इंटू 4 जोड़ दें। कैलकुलेट करने पर परियोजना ए का जो प्रत्याशित मूल्य आता है, इसके अनुसार वो 5 करोड़ है। इसी प्रकार जो परियोजना बी है, उस परियोजना बी का जो प्रत्याशित मूल्य है वो भी हमको 5 करोड़ मिलता है। दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यूज बराबर है, लेकिन परियोजना ए का जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, मानक विचलन, डिस्पर्जन को ज्ञात करने का जो तरीका है स्टैटिस्टिक्स में, जब हम मानक विचलन के हिसाब से परियोजना ए का मानक विचलन निकालते हैं और फार्मूला लगाते हैं, तो मानक विचलन का मूल्य आता है 0.707 करोड़ रुपए, 0.707। और परियोजना बी का जब हम मानक विचलन निकालते हैं तब उसका मूल्य आता है 2.12। अगर दो परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी वैल्यूज अलग अलग हैं और उनमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बराबर देखते हैं, तो ये देखना जरूरी होता है कि मानक विचलन दोनों परियोजनाओं का क्या है। यहाँ परियोजना ए में निवेश करने पर मानक विचलन कम है, परियोजना ए में निवेश करने पर मानक विचलन कम है 0.707, और परियोजना बी में निवेश करने पर मानक विचलन ज़्यादा है, डेविएशन ज़्यादा है 2.12। इसलिए जोखिम की जो तीव्रता है, वो जोखिम की तीव्रता परियोजना बी में अधिक है, जबकि जोखिम की तीव्रता परियोजना ए में कम है। जहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा वहाँ जोखिम की तीव्रता ज़्यादा होगी। तो अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो इस हिसाब से परियोजना बी में चूंकि जोखिम की तीव्रता ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि वहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है 2.12, इसलिए परियोजना बी की तुलना में कम मानक विचलन वाली 0.707 वाली परियोजना ए को पसंद किया जाएगा और निवेशकर्ता परियोजना ए में निवेश करेगा, परियोजना बी में निवेश नहीं करेगा। ये निवेशकर्ता के निर्णय लेने की प्रक्रिया है अगर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। ये एक
जोखिम की स्थितियों में किस प्रकार से निर्णय लिया जाता है, जोखिम की माप कैसे की जाती है, इसकी बात है। अब हम लोग बात करेंगे जोखिम के प्रति दृष्टिकोण क्या है। कंज्यूमर का एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, इसका एक एस्पेक्ट आपने देखा इन्वेस्ट करने वाले लोगों के हिसाब से। अब जोखिम के प्रति जो उपभोक्ता है उनका दृष्टिकोण क्या होता है, इसको हम एक अलग तरीके से देखेंगे। किसी व्यक्ति का जोखिम के प्रति जो दृष्टिकोण है उसके चुनाव और चुनाव से जुड़े हुए प्रतिफल पर निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय जोखिम के प्रति उसकी पसंदगी और उसके दृष्टिकोण को बताता है। और ये दृष्टिकोण, जोखिम के प्रति जो दृष्टिकोण है, ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। जो लोग जोखिम उठाते हैं वे ऊंचे प्रतिफल, लाभ, आय या अधिक उपयोगिता की अपेक्षा करते हैं। अब मान लीजिए कि एक जुए में एक सिक्का उछाला जाता है। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं और वो 10,000 रुपये का दांव लगाता है। अगर हेड आया तो उसको 10,000 रुपये मिलेंगे और अगर टेल आया तो वह 10,000 रुपये हार जाएगा। यहां सिक्का उछालने पर हेड और टेल दोनों के आने की संभावना बराबर है, 50%, 50%। तो खेल का जो पे ऑफ है, खेल का जो प्रत्याशित मूल्य है या खेल का जो प्रत्याशित मौद्रिक मूल्य है, खेल की जो मॉनेटरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है, वो क्या हो गई? 0.5 इंटू 10,000, जीतने की प्रायिकता 0.5 इंटू जीतने का मूल्य, प्लस हारने की प्रायिकता इंटू हारने का मूल्य 0.5 माइनस 10,000। कैलकुलेट कीजिए। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू 0.5 इंटू 10,000 प्लस 0.5 इंटू माइनस 10,000, 0। कैलकुलेट करेंगे, 0 आया। इसका मतलब ये एक फेयर बेट है, ये एक फेयर गेम है, ये एक श्रेष्ठ खेल है जहां सभी घटित होने वाली संभावनाओं का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो प्रत्याशित मूल्य है, वो 0 है। कोई व्यक्ति ऐसे एक श्रेष्ठ खेल के विषय में जब सोचता है, ऐसे एक श्रेष्ठ खेल के विषय में जब वो सोचता है तो उसका एटीट्यूड, उसका विचार, उसकी सोच 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, रिस्क एवर्जन, जोखिम से बचाव। और जोखिम से बचाव या रिस्क एवर्जन वे व्यक्ति होते हैं जो खेल या जुए में एक श्रेष्ठ खेल, एक फेयर गेम जो मैंने भी आपको बताया, इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। रिस्क एवर्सन या जोखिम से बचाव वाले वो व्यक्ति होते हैं जो ऐसे खेल में जहां बराबर बराबर संभावना हो तब भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। सेकंड, रिस्क टेकर्स, रिस्क लवर्स, जोखिम उठाने वाले, ये वे व्यक्ति होते हैं जो एक श्रेष्ठ खेल को उत्साहपूर्वक खेलना चाहते हैं। तीसरा, रिस्क न्यूट्रल, जोखिम तटस्थ, रिस्क न्यूट्रल, जोखिम तटस्थ, ये वे व्यक्ति होते हैं जो एक श्रेष्ठ खेल या एक फेयर गेम के प्रति भी अनिश्चय की स्थिति में होते हैं
मतलब खेलें या ना खेलें, ना उनको खेलने के प्रति उत्साह होता है, ना खेलने के प्रति एक स्पष्ट निर्णय होता है। न्यूट्रल। तो रिस्क एवर्जर जोखिम से बचने वाले, रिस्क टेकर्स रिस्क लवर्स जोखिम उठाने वाले, और रिस्क न्यूट्रल जोखिम के प्रति तटस्थ रहने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। और गेम फेयर गेम है, जिसका प्रत्याशित मूल्य जीरो है, जो मैंने आपको उदाहरण में भी बताया। इसके प्रति 3 नजरिए होते हैं। जितने भी लोगों को देखें हम, ऐसे गेम के प्रति लोगों का नजरिया 3 प्रकार का होता है। रिस्क एवर्जर जोखिम से बचने वाले, रिस्क टेकर्स रिस्क लवर्स जोखिम को उठाने वाले, और रिस्क न्यूट्रल जोखिम के प्रति तटस्थ सोच रखने वाले। इस बात को हम लोग अगर देखें एक उदाहरण के जरिए, तो मान लिया कि किसी व्यक्ति के पास 18,000 रुपए हैं। उसे एक श्रेष्ठ खेल, एक फेयर गेम का प्रस्ताव दिया जाता है, जहां जीतने और हारने की संभावना बराबर है। जीतने पर 1,000 रुपए मिलेंगे और हारने पर 1,000 रुपए की हानि होगी। खेल के पूर्व जो 18,000 रुपए हैं, उसकी यूटिलिटी यू है, उसकी उपयोगिता यू है। खेल के पश्चात व्यक्ति को या तो 19,000 रुपए मिलेंगे, उपयोगिता 0.5 प्रोबेबिलिटी के साथ होगी, मतलब जीतेंगे तो 0.5 प्रोबेबिलिटी है, हारेंगे तो 0.5। तो खेल के पश्चात व्यक्ति को या तो 19,000 रुपए मिलेंगे 0.5 प्रायिकता के साथ, और नहीं तो 17,000 रुपए मिलेंगे हारने पर, और वह भी 0.5 प्रायिकता के साथ। तो कुल प्रत्याशित उपयोगिता क्या होगी, टोटल एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या होगी, कैलकुलेट कर लीजिए। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, देखिए प्रारंभ में जो 18,000 रुपए हैं उसकी उपयोगिता यू, और जीते या हारे उसके बाद जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो यू स्टार। तो यू स्टार जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो क्या होगी, वो होगी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू, यानी कि 1/2 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 17,000 हारने पर, प्लस 1/2 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 19,000 जीतने पर, जोड़ दीजिए। ये हारने और जीतने पर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है यू स्टार। और जब भाग नहीं लिया है तो 18,000 रुपए है, उसकी उपयोगिता है यू। तो 2 उपयोगिताओं के स्तर हो गए, एक यू बाजी में जाने के पहले, और एक यू स्टार एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बाजी में जाने के बाद। न्यूमैन मॉर्गनस्टन का उपयोगिता सिद्धांत, न्यूमैन मॉर्गनस्टन यूटिलिटी इंडेक्स, ये बताती है कि व्यक्ति अपनी प्रत्याशित उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। लोग अपनी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। इसलिए अगर यू स्टार यू से कम है, इफ यू स्टार इज लेस देन यू, व्यक्ति खेल में हिस्सा नहीं लेगा। उसे जोखिम बचाव वाला या रिस्क एवर्जर कहा जाएगा। एक बात, न्यूमैन मॉर्गनस्टन का उपयोगिता सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति अपनी प्रत्याशित उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। इसलिए खेल में शामिल होने के बाद यू स्टार उपयोगिता है, खेल में शामिल होने के पहले यू है, और अगर यू स्टार यू से कम है, खेल में शामिल होने के बाद की जो प्रत्याशित उपयोगिता है यू स्टार वह कम है, और खेल में शामिल न होने के पहले 18,000 रुपए की जो उपयोगिता यू है वो ज्यादा है, यू स्टार इज लेस देन यू, तो व्यक्ति खेल में हिस्सा नहीं लेगा। उसे जोखिम बचाव वाला या रिस्क एवर्जर कहा जाएगा। दूसरी ओर
अगर यू स्टार यू के बराबर है, खेल में शामिल होंगे तब जो उपयोगिता मिलेगी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, और खेल में शामिल नहीं होंगे तो जो यूटिलिटी है यू, यानी कि यू स्टार बराबर यू, तो व्यक्ति तटस्थ होगा। उसके अंदर ना तो खेलने के प्रति उत्साह होगा, ना खेल में शामिल ना होने के प्रति कोई रंज होगा, अफसोस भी नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। ना खेल में शामिल होने के प्रति उत्साह होगा, ना खेल में शामिल नहीं हो पाए इसके प्रति कोई अफसोस होगा, अगर यू स्टार यू के बराबर है। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको हम रिस्क न्यूट्रल, जोखिम के प्रति तटस्थ कहते हैं। इसके विपरीत अगर यू स्टार यू से ज़्यादा है तो व्यक्ति जुए या दांव को खेलेगा, उत्साहपूर्वक खेलेगा, उत्साहपूर्वक स्वीकार करेगा तथा उसे जोखिम उठाने वाला रिस्क लवर या रिस्क टेकर कहा जाएगा।